Hello students, I am Pankaj Vashisht, PGT Physics from GD Plus Calram, Cathal, and I welcome you all in today's lecture of 9th class. आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं 11वां पाठ कार्य तथा ऊर्जा। आज की इस लेक्चर में हम इस पाठ से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों और उनसे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ सवाल हल करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को याद करेंगे, जिससे कि आपको ये पाठ पढ़ने में और आसानी रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी पहली परिभाषा कार्य। इस टॉपिक से आपके पास सबसे पहला प्रश्न आता है, हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है ना? ये प्रश्न आपको पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों में मिलेगा कि हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है। वैसे तो हम बहुत बार बात करते हैं कि मैं 4 घंटे पढ़ी, मैंने 5 घंटे काम किया, लेकिन विज्ञान की परिभाषा में, साइंस की परिभाषा में कब कहा जाएगा कार्य किया गया है? यदि किसी भी वस्तु पर लगाए जाने वाला बल उसे एक निश्चित दिशा में विस्थापित कर दे, तब हम कहेंगे कि कार्य किया गया है। तो कार्य की परिभाषा क्या कहेंगे? यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसे एक निश्चित दिशा में विस्थापित कर देता है, तब हम कहते हैं कि कार्य किया गया है। तो कार्य को ज्ञात करने का व्यंजक क्या है? लगाया गया बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन क्या होता है? कार्य। अब कार्य के इस व्यंजक के आधार पर ही 3 प्रकार बनते हैं। पहले देखिए, इसे बल को हम लिखते हैं F यानी फोर्स से, और विस्थापन को लिखते हैं x यानी डिस्टेंस, क्या विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। ठीक। अब कार्य के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है धनात्मक कार्य। धनात्मक कार्य कब होगा? यदि लगाया गया बल और विस्थापन दोनों ही एक दिशा में हो, अर्थात कि जिस दिशा में बल लगाया गया है उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है। जैसे मान लीजिए ये एक बॉक्स है, एक डब्बा है, इस पर इस दिशा में बल लग रहा है, यहाँ से बल लग रहा है और इसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, तब हम कहेंगे किया गया कार्य कैसा है? धनात्मक कार्य किया गया है। ठीक। अब दूसरा है ऋणात्मक कार्य। ऋणात्मक कार्य कब कहा जाता है कि कार्य ऋणात्मक है? यदि लगाया गया बल तथा विस्थापन विपरीत दिशा में हो। इस तरह से ये है लगाया गया बल और ये है विस्थापन। यदि लगाया गया बल तथा विस्थापन विपरीत दिशा में हो, तब किया गया कार्य कैसा कहलाएगा? ऋणात्मक कार्य। ठीक। और ये कार्य कौन करता है? घर्षण बल। सबसे आसान इसका उदाहरण है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक कार्य। इसे धनात्मक कार्य को हम लिखते हैं प्लस से और इसको लिखते हैं माइनस से। तीसरा है शून्य कार्य। कार्य शून्य है, ये कब कहा जाएगा? यदि लगाया गया बल तथा विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, तब हम कहेंगे कि किया गया कार्य क्या है? शून्य कार्य किया गया है। जैसे स्टेशन पर एक कुली अपने सिर पर बोझा उठाकर चल रहा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें कार्य से जुड़ी हुई। आइए इससे जुड़ा हुआ एक सवाल करते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है कि बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, तो खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया गया है? तो हमने कार्य ज्ञात करना है और बल कितना दिया हुआ है? 140 न्यूटन दिया गया। बल कितना है? 140 न्यूटन। और कितनी दूरी तक
कितना मीटर लंबा है खेत? खेत की लंबाई है 15 मीटर। हमें निकालना है कार्य बल गुना विस्थापन। बोलो, कार्य क्या होता है? बल गुना विस्थापन। अब बल है 140 और कार्य है, विस्थापन है 15। तो जब आप इनको गुना करेंगे तो उत्तर आएगा 2100 जूल। ठीक है, तो हमारे पास कार्य जो निकालना था वो कितना आ गया? 2100। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है ऊर्जा। ऊर्जा को कैसे परिभाषित करेंगे? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता। अब ऊर्जा के कितने प्रकार हैं? ऊर्जा के 2 प्रकार पाए जाते हैं। पहला है गतिज ऊर्जा और दूसरा है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसी भी वस्तु की गतिमान होने के कारण, गति के कारण पाए जाने वाली ऊर्जा को हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा क्या है? जब भी किसी वस्तु के स्थान या विन्यास में परिवर्तन होता है तब उसमें जो ऊर्जा पाई जाती है उसे हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को हम E K से लिखते हैं और स्थितिज ऊर्जा को हम E P से लिखते हैं। E K का व्यंजक है 1/2 mv²। यहाँ पर m क्या है? उस वस्तु का द्रव्यमान और v क्या है? उस वस्तु का वेग। ठीक, ऐसे ही स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है? mgh। m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h क्या है? उस वस्तु की ऊंचाई, जिस ऊंचाई तक उसको ले जाया गया है उसको हम क्या कहेंगे? h। तो इन दोनों व्यंजकों में जो जो आपको मान दिए हुए होंगे, जो वैल्यूज दी होंगी द्रव्यमान की वो रख देंगे और वेग की जो वैल्यू दी होगी वो रख दोगे तो हमें गतिज ऊर्जा मिल जाएगी। ऐसे ही mgh में अगर आप द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू तो हमें पता ही है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यूज रख देंगे और h की वैल्यू आपको दी होगी क्वेश्चन में, तो इन वैल्यूज को रख के आप काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो आइए अब गतिज ऊर्जा से जुड़ा हुआ और स्थितिज ऊर्जा से जुड़ा हुआ एक एक सवाल हल करते हैं। पहले करेंगे गतिज ऊर्जा पर आधारित एक प्रश्न। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो दिए गए प्रश्न में, तो इस प्रश्न में वस्तु का द्रव्यमान है कितना है बच्चों? 15 किलोग्राम और वस्तु का वेग दिया हुआ है, वेग है 4 मीटर प्रति सेकंड और हमें निकालनी है गतिज ऊर्जा यानी कि EK। ये हमें ज्ञात करनी है। अब देखो गतिज ऊर्जा का व्यंजक अभी हमने पढ़ा क्या था? 1/2 mv²। m क्या है यहाँ पर? द्रव्यमान, यानी कि m कितना हो गया? 15 किलोग्राम। और वेग क्या है यहाँ पर? 4 मीटर प्रति सेकंड, तो v की वैल्यू क्या हो गई? 4 मीटर पर सेकंड। सो EK विल बी इक्वल्स टू 1/2, द्रव्यमान का मान रखेंगे 15 और वेग कितना है? 4 का स्क्वायर। तो हमें क्या मिल जाएगा? 1/2 15
इंटू 16, 2 से कट किया क्या आ गया 15 इंटू 8 यानी कि 120 जूल। तो हमारी जो गतिज ऊर्जा है जो आपको ज्ञात करनी थी वो कितनी आएगी, गतिज ऊर्जा बराबर है 120 जूल। छोटा सा सवाल था और आसान भी था। अब बढ़ते हैं हमने अगले सवाल की तरफ जो स्थितिज ऊर्जा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है, तो इस वस्तु में विद्यमान स्थितिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। अब दिए गए प्रश्न में द्रव्यमान यानी कि m दिया हुआ है 10 किलोग्राम और विस्थापन या हम कह सकते हैं किस ऊंचाई तक उस वस्तु को उठाया गया है, ऊंचाई क्या है h, वो कितनी दी हुई है 6 मीटर। और g की वैल्यू हमें पता ही होती है, या तो इसको आप 9.8 लेंगे या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें क्या निकालना है, स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, और उसका व्यंजक क्या है हमने पढ़ा mgh। ठीक, अब इस सब में मान रख देंगे, m कितना है 10 किलोग्राम, g को भी अगर हम 10 ले लें और h कितना है 6, तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें 600 जूल जो है आपकी स्थितिज ऊर्जा है उसमें पाई जाएगी। और यदि आप इसको 9.8 लेते हैं, बुक्स में 9.8 भी लिया हुआ है, तो इसको 9.8 से हल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 588 जूल। दोनों ही ठीक है, या तो आप इसको 10 लीजिए, अगर दिया हुआ है प्रश्न में 9.8 तो आप 9.8 रख दीजिए इसे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 588 जूल। ठीक है बच्चों, ऐसा ही एक और प्रश्न है इसी से जुड़ा हुआ, इसी व्यंजक से। अब इस व्यंजक में देखो 1, 2, 3 और 4 चीजें हैं, इन 4 में से आपको कोई भी 3 दी हुई है और चौथी को आप निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अब जो प्रश्न हम करने जा रहे हैं उसमें हमें h ज्ञात करना है, यानी कि ऊंचाई का पता लगाना है कि कितनी ऊंचाई तक वस्तु को लेकर गए। तो आइए देखते हैं इस सवाल को। 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। निश्चित ऊंचाई बता दिया उसने, कितनी है ये नहीं बताया। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है तो वस्तु की धरती के सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ जी का मान कितना दे दिया 10, तो हम 10 लेंगे। तो आइए देखते हैं। वस्तु का द्रव्यमान है 12 किलोग्राम, ऊंचाई हमें नहीं बताई गई, वो हमें ज्ञात करनी है। जी का मान हमें दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और क्या दिया हुआ है बच्चों कि उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है। स्थितिज ऊर्जा कितनी दी हुई है 480 जूल, 480 जूल्स। ठीक, अब हमें निकालना क्या है h। हमें पता है इसका व्यंजक क्या होता है mgh। ये नहीं पता, हमें ये निकालना है, h निकालना है। E दिया हुआ है 480, m दिया हुआ है 12, g दिया हुआ है 10 और h को हम h ही रख देंगे। तो क्या होगा 480, इन दोनों को इधर ले आए, किसके बराबर आ जाएगा h। ठीक है, अब क्या होगा 10 से 0 और 12 तो 48, तो h कितना आ गया 4 मीटर, यानी कि उस वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई पर रखा गया है
जब इस वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई पर रखेंगे तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? 480 जूल। ठीक है। इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है वो है ऊर्जा का संरक्षण नियम। जैसे कि हम पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं, आइए इसको एक बार फिर दोहराते हैं। ऊर्जा के संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, परंतु न तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों शक्ति। शक्ति की परिभाषा हमने पढ़ी है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। ठीक है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। तो ये तो थी इसकी परिभाषा। ठीक। अब इसका व्यंजक क्या है? शक्ति को हम P से लिखते हैं, P यानी पावर। पावर किसके बराबर है? वर्क बाय टाइम, किया गया कार्य बटा लिया गया समय। ठीक। अब इसका व्यंजक पता लग गया, इस पे आधारित सवाल भी हम कर सकते हैं। और पावर की यूनिट क्या होती है बच्चों? वाट। और 1 वाट किसके बराबर होता है? 1 जूल बटे 1 सेकेंड। 1 जूल बटे 1 सेकेंड को हम क्या कहते हैं? 1 वाट। ठीक। तो आइए इससे जुड़ा हुआ सवाल करते हैं। 2 लड़कियां जिनमें से प्रत्येक का भार 400 न्यूटन है एक रस्से पर 8 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती हैं। हम एक लड़की का नाम A रखते हैं और दूसरी का B। तो इस कार्य को पूरा करने में लड़की A जो है 20 सेकंड का समय लेती है और लड़की B 50 सेकंड का समय लेती है। प्रत्येक लड़की द्वारा व्यय की गई शक्ति का परिकलन की। तो इस प्रश्न में बच्चों 2 लड़कियां बताई गई हैं कि 2 लड़कियां एक कार्य को करती हैं। वो कार्य क्या है कि एक भार है 400 न्यूटन का, उसे 8 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ाती है। अब 2 लड़कियां हैं, उनकी अलग अलग शक्ति हमें ज्ञात करनी है। पहली लड़की का नाम A है और दूसरी का B। तो हम दोनों की शक्ति ज्ञात कर लेंगे और पता लगाएंगे कि किसकी शक्ति अधिक है। तो लड़की A क्या करती है? उसके द्वारा उठाया गया भार। अब भार का फार्मूला हमने पहले भी पढ़ा है, किसके बराबर होता है? M गुना G, और वो कितना है? 400 न्यूटन। A लड़की द्वारा उठाया गया भार। ठीक। ऐसे ही B लड़की ने भी कितना भार उठाया है? mg बराबर है 400 न्यूटन। एक जैसा काम किया इन्होंने, लेकिन इनका समय क्या है? अलग है। और ऊंचाई भी क्या है? इसकी ऊंचाई भी कितनी है? 8 मीटर, और इसकी ऊंचाई भी कितनी है? 8 मीटर। ठीक। अब लड़की A द्वारा लिया गया समय कितना है? T यानी कि टाइम। समय कितना है? 20 सेकेंड। और लड़की B द्वारा लिया गया समय कितना है? 50 सेकेंड। ठीक। अब हमें इन दोनों की शक्ति ज्ञात करनी है। किया गया कार्य निकालना पड़ेगा, क्योंकि शक्ति क्या होती है? कार्य बाय वर्क बाय टाइम। अब वर्क किसके बराबर होगा? जो ऊंचाई तक इसको उठाकर लेके गए हैं। तो जब ऊंचाई तक उठाकर गए, ऊंचे स्थान पर है ये, तो जो स्थितिज ऊर्जा है वही क्या होगा? जो इसके स्थितिज ऊर्जा है वही इसके द्वारा किया गया कार्य होगा। और स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हमने पढ़ा है mgh। तो क्या बन गया हमारा फॉर्मूला? mgh बाय t। और इसके लिए भी यही होगा। इसको P1 से नाम दे देते हैं, इसको हम P2 से नाम दे देते हैं, और ये भी क्या होगा? mgh बाय T2, क्योंकि इसका समय अलग है। इसका T1 है और इसका T2। तो अब P1 की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी? देखो mg किसके बराबर है? 400, और
H कितना है 8 मीटर और समय कितना है 20। ठीक, ऐसे ही P2 जब ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा 400 गुना 8/50। तो हम फॉर्मूले से देख सकते हैं सिर्फ यहाँ पर फर्क है, ये 20 है और वो 50 है। तो यहाँ पर उत्तर कितना आएगा इसको हल करने पे, ये देखो इसको काट देंगे तो ये 20 आ गया, ये आ गया 160 वाट। तो लड़की ए की शक्ति कितनी है 160 वाट। ऐसे ही लड़की बी की शक्ति कितनी आएगी, इसको काट दिया और ये आ गई 64 वाट। ठीक, तो उसी कार्य को करने में ए लड़की द्वारा 160 वाट की शक्ति खर्च की गई है और इसके द्वारा 64 वाट की शक्ति खर्च की गई है। यही हमें निकालना था कि प्रत्येक लड़की द्वारा खर्च की गई शक्ति, ए के द्वारा 160 वाट और बी के द्वारा 64 वाट की शक्ति खर्च की गई है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब बात आती है बच्चों ऊर्जा के मात्रक की। वैसे तो ऊर्जा का मात्रक हमने पढ़ा है क्या होता है जूल। कार्य तथा ऊर्जा दोनों का ही मात्रक क्या, ऐसा ही मात्रक क्या है जूल। लेकिन जब ऊर्जा को बड़े पैमाने पर व्यावसायिक क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है, जब ऊर्जा का आदान प्रदान किया जाता है बड़े बड़े पावर हाउसेज में, तो हम ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रक का इस्तेमाल करते हैं और वो क्या है किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम्स में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत बार आएगा। तो इसे ध्यान से देखिए कि 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होगा। किलोवाट जैसे आपने पढ़ा है 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, वैसे ही 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है, गुना में 1 घंटा। अब 1 घंटे को अगर हम सेकंड से बदलें तो 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। तो हमने यहाँ 60 गुना 60 कितने बना दिए 3600 सेकंड। अब 1000 वाट गुना में 3600 सेकंड तो क्या मिल जाएगा 36 गुना में 36 गुना में 10 की शक्ति 5, 36 इंटू 10⁵ जूल। अभी जूल कैसे आया वाट गुना में सेकंड, यहाँ वाट था और यहाँ सेकंड था। हमने क्या पढ़ा है कि वाट, 1 वाट किसके बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड। अब इस वाट को अगर सेकंड से गुना कर जाए वाट गुना सेकंड तो क्या आ गया जूल। अब हमारे पास भी यहाँ क्या है वाट गुना सेकंड, तो ये क्या बन गया जूल। तो हमने क्या पाया कि 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। तो आपके पास जब क्वेश्चन आएगा कि 1 किलोवाट घंटा या 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर है, तो आप क्या लिखेंगे 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स के बराबर होता है। तो ये है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है, तो बल्ब द्वारा दिन में खर्च की गई ऊर्जा को ऊर्जा की यूनिटों का परिकलन कीजिए। देखो आपने पढ़ा है कि 1 किलोवाट आवर 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये जो किलोवाट आवर है ये क्या है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। ठीक, अब उसने यूनिट पूछा है। अब 1 यूनिट का अर्थ क्या है, 1 यूनिट का अर्थ क्या होता है 1 किलोवाट आवर। मतलब हमने जो उत्तर निकालना है वो किलोवाट आवर में निकालना है, तभी हमें यूनिट का पता लगेगा। अब उसने क्या कहा है कि बल्ब की शक्ति कितनी है, बल्ब की शक्ति कितनी दी गई है 60 वाट। कितनी है शक्ति 60 वाट। ठीक, अब यदि शक्ति को किलोवाट में बदलना हो तो क्या होगा 60/1000 यानी कि 0. कितना बन जाएगा 0.6 किलोवाट। तो शक्ति को वाट में बदल दिया, 0.06 वाट जो है आपका किलोवाट जो है आ गया। और टाइम
कितने समय के लिए बल्ब चलता है, कितना दिया हुआ है 6 आवर्स, यानी कि 6 घंटों के लिए वो चल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा निकालेंगे। तो ऊर्जा किसके बराबर होगी, ऊर्जा बराबर है शक्ति गुना समय। और शक्ति कितनी निकाली है हमने अभी 0.06 किलोवाट, और समय कितना दिया हुआ है 6 आवर्स। तो ये बन गया 0.06 इंटू 6 किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, 1 यूनिट के। अभी लिखा हमने कि 1 किलोवाट आवर की ही 1 यूनिट होती है। तो इसको जब आप गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 0.36 किलोवाट आवर, और वी कैन से 0.36 यूनिट्स जो है वो खर्च करता है यदि उसको 6 घंटे चलाया जाएगा बल्ब के द्वारा। ठीक है, तो एक बल्ब को जब हम 6 घंटे चलाते हैं तो उसकी 0.36 यूनिट्स खर्च होंगी, तो उसकी 0.36 यूनिट्स खर्च होंगी यदि वो बल्ब 60 वाट का है। ठीक, तो आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों। आज के इस वीडियो में हमने 11वें पार्ट से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों तथा उन व्यंजकों से जुड़े हुए सवालों को हल किया। आप सभी भी अपनी कॉपी पर इन्हें हल करके देखिएगा। धन्यवाद।